हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में हम बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और देखिए, वीडियो अभी जब मैं बना रहा हूं तो अगर हम शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 84 रुपये के आसपास शेयर प्राइस है। इस वीडियो में कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी, एजुकेशन, नॉलेज के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो जब पूरा आप देखेंगे तो ज़रूर मैं आपके नॉलेज में थोड़ा 0.5% भी इम्प्रूव नॉलेज कर पाऊँगा। अगर वीडियो देख के आपको नॉलेज जो है थोड़ा भी इम्प्रूव हो पाए तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट या प्रेजेंटेशन जो मैंने एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड की है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, बैंक के लिए सबसे ज़्यादा अर्निंग का जो पैसा होता है, यानी सबसे ज़्यादा बैंक जहाँ से कमाती है वो होता है इंटरेस्ट का अर्निंग, यानी इंटरेस्ट से सबसे ज़्यादा बैंक कमाती है। अब हमें आपको जब भी किसी बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं। फिर बैंक हमें जो भी हमें अमाउंट होता है उसकी ज़रूरत वो हमें लोन देती है। लोन के बाद बैंक हमें कुछ परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो देखिए, जो इंटरेस्ट हम पेमेंट करते हैं तो वो ही बैंक की सबसे बड़ी कमाई होती है। तो इंटरेस्ट इनकम आईडीएफसी के केस में अगर देखें, देखिए ये Q3 24 और ये Q2 ये देखिए, यानी कि दिसंबर 2024 फाइनेंशियल ईयर 23 तक का डेटा हमारे पास है। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जिनको क्वार्टर नहीं पता है, देखिए इसको सिंपल टर्म में आपको समझाता हूं। साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों को 3 के 4 भाग कर दीजिए, यानी कि एक साल फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, जिसमें हर कंपनी अपना 3 महीने का बिजनेस जो है, 3 महीने पूरे होने के बाद बिजनेस का अपना अपडेट जो है वो सेबी को देती है। ये रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हुए क्वार्टर के अपडेट। अब देखते हैं वीडियो को हम। तो देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, Q4 के दौरान आप ये देख पा रहे हैं 4,287 करोड़ का जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक ने की थी। अगर हम इसकी वाई ऑन वाई ग्रोथ देखें तो आप देखिए 30% की ये ईयरली बेस पे ग्रोथ हुई, यानी फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 2022 जब फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, आप देखिए 3,285 करोड़ का उस समय बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम कमाई थी। एक साल होते होते 4,287 करोड़। अब देखिए, ये हो गई नेट इंटरेस्ट इनकम। अब उसके बाद जब बैंक में डिपॉजिट होते हैं तो बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट पेमेंट भी करती है। तो सारे खर्चे, एम्प्लॉय कॉस्ट सब निकालने के बाद देखिए फिर हाथ में आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो आप सीधे ये देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप ये देखिए, ईयरली बेस पे इनका प्रॉफिट जो बैंक का है वो 18% की दर से इंक्रीज़ हुआ है। 716 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2023 में बैंक ने किया था। वहीं अगर दिसंबर 2022 में अगर हम बात करते हैं तो देखिए 605 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो किया था। अगर हम क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली प्रॉफिट ज़रूर गिरा है, लेकिन अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो देखिए ईयरली जो है वो प्रॉफिट ज़रूर 18% बढ़ा हुआ है। मेरा मानना ये है पर्सनल कि किसी भी बिज़नेस या किसी भी आप भी कोई अगर बिज़नेस करेंगे तो आप उसको समय दें थोड़ा, यानी कि वाई ऑन वाई ईयरली बेस पे आप कंपनी का डेटा जो है वो चेक करें तो वो अच्छा माना जाएगा। क्योंकि देखिए, एक कम शॉर्ट टर्म में, यानी कि 2 महीने 4 महीने में किसी भी बिज़नेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उसके बाद ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये 9 महीने का इनकम स्टेटमेंट का है। अगर 9 महीने से हम कंपेयर करें तो देखिए 9 महीने में कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट इनकम में 33% की ग्रोथ दिखाई गई है। 11,982 करोड़ की इनकम जो हुई थी वो 9 महीने फाइनेंशियल ईयर 24 में हुई। उसके बाद अगर हम पहले देखें फाइनेंशियल ईयर 23 के जब शुरुआत के 9 महीने, तो देखिए 9,039 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम हुई थी। फिर उसके बाद प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। अगर हम इसकी बात करें, देखिए 37% की ग्रोथ कंपनी बैंक ने दिखाई है 9 महीने के टाइम फ्रेम में। देखिए, तो ये हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए बैंक की सबसे बड़ी इनकम जो होती है वो इंटरेस्ट होती है। तो इंटरेस्ट कहाँ से आता है, वो लोन से आता है। तो अब मैं आपको जो आगे का डेटा दिखाता हूँ वो मैं दिखाता हूँ बैंक का लोन। देखिए, टोटल अगर हम लोन बुक की बात करें, देखिए 1,89,475 करोड़ का बैंक ने लोन दिया है। और ये डेटा जो है वो दिसंबर 2023 तक का डेटा आप देख पा रहे हैं, ये है। ये आप खुद सोचिए, किसी भी बैंक के लिए छोटा अमाउंट नहीं है, 1,89,475 करोड़ रुपए का लोन देना। तो ये चीज़ हुई लोन बुक। अब लोन का ये पोर्टफोलियो है। आप देखिए, इन्होंने जो लोन दिए हैं वो 28% मॉर्टगेज में दिए हैं, व्हीकल लोन 10%, कॉमर्शियल व्हीकल लोन 3%, रूरल फाइनेंस 11%, कंज्यूमर। तो ये इनका ये लोन का पोर्टफोलियो। अब मैं आपको बैंकिंग क्षेत्र की थोड़ी सी एक और डीपली जानकारी देता हूँ कि देखिए, जब 2017, 18, 19 के आसपास जब चल रहा था तो जो बैंक थी, और भी चाहे वो एसबीआई हो चाहे जो भी हो, तो उसमें क्या था कि बैंक ने सबसे ज़्यादा इंफ्रा पे लोन दिया था।
फिर इंफ्रा पे लोन दिया था तो वहाँ से क्या हुआ था कि बैंक के ज़्यादातर बैंक के एनपीएस बढ़ गए थे। एनपीए यानी कि लोन देने के बाद जो 90 दिन तक बैंक को पैसा नहीं मिलता है वो होता है एनपीए, यानी इंटरेस्ट उसका नहीं मिलता है, वो एनपीए में चला जाता है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ये मार्च 2018 का डेटा है और ये 19 का डेटा है। तो आप देखिए ये लोन एडवांसेस यानी कि 36% से ज़्यादा का जो टोटल लोन बुक थी उसमें से 36% इन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को लोन दिया था। फिर वहाँ पे एनपीए बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैंक ने इंफ्रा कंपनियों को थोड़ा सा लोन देना धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कम कर दिया। अभी जब दिसंबर 2023 तक का डेटा इसमें मौजूद है तो आप देखिए 1.6% ही लोन जो है वो इंफ्रा कंपनियों के पास है। बाकी जो बैंक हैं उसने जो है अपना रिटेल सेक्टर पे पूरा फोकस किया है लोन देने के लिए। तो ये हुआ लोन। अब लोन के बाद हम आपको दिखाएंगे एनपीए। एनपीए क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि जैसे 90 दिन के जो ऊपर पैसा हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है, नहीं आता तो वो एनपीए में चला जाता है। तो अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो देखिए आईडीएफसी के केस में आप देखिए नेट एनपीए जो इनका है वो है 0.51%। ये दिसंबर 2023 तक का था। एनपीए आप देख पा रहे हैं लगभग 3 से 4 क्वार्टर से उनका लगभग फ्लैट है और वो थोड़ा बहुत कम ही होता जा रहा है, जो कि बैंकिंग के लिए अच्छा बैंक के लिए है। उसके बाद ये हो गया आप लोन। अब लोन के बाद हम देखते हैं डिपॉजिट, यानी कि बैंक के पास जमा करता है, यानी पैसा जमा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं, देखिए ये डिपॉजिट जो है वो 5 सालों में 36% कैगर की रेट से बढ़े हैं, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 36%। अब अगर हम दिसंबर 2023 में हम बात करें तो बैंक के पास देखिए 1,76,481 करोड़ रुपए का टोटल डिपॉजिट जो है वो हुआ है। अब देखिए ये प्री मर्जर यानी कि 2018 में जब मर्जर हुआ आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का, वहाँ से फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ। उसके बाद आप देखिए ये लगातार ग्रोथ जो है वो बैंक की देखने को मिली। तो ये हुआ आप डिपॉजिट देख पा रहे हैं। डिपॉजिट के बाद कासा रेशियो में आपको इसका बताऊं तो कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो। ये रेशियो बैंकिंग में आप जब भी देखें तो ये मोस्टली 35% से अगर ऊपर है किसी भी बैंक का तो वो एक हेल्दी माना जाता है। हालांकि 35% से अगर नीचे है तो वो ख़राब नहीं है, लेकिन वो एक हेल्दी कैटेगरी के हिसाब से आप देखिए तो वो 35 के ऊपर हेल्दी माना जाता है। आईडीएफसी के केस में आप देख पा रहे हैं 46.8% जो है वो कासा रेशियो है, जो कि ठीक ठाक कासा रेशियो कहा जाएगा। कासा रेशियो के बाद अब हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो यानी कुछ एडिशनल रेशियो आपको मैं बताता हूँ। देखिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बाद पहले हम देख लेते हैं ब्रांच की अगर हम बात करें दिसंबर 2023 तक 897 बैंक के पास अपनी ब्रांच है। वहीं अगर एटीएम की बात करें तो 1136 एटीएम जो है वो बैंक के पास हैं। उसके बाद चलते हैं हम आपको बताते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो सिंपल टर्म में समझिए, अगर कोई भी बैंक को 100 रुपये कमाने पड़ रहे हैं तो 100 रुपये में वो बैंक कितना खर्चा कर रही है। तो अगर आईडीएफसी के केस में देखें तो 72.8 पैसे जो है या परसेंट कह लीजिए, जो भी आप समझ लीजिए, रुपए कह लीजिए, वो खर्चा कर रही है। अगर 100 रुपये बैंक कमा रही है तो उसमें 72 रुपये लगभग जो है वो बैंक को खर्चा करना पड़ रहा है। ये बैंक के लिए क्या होता है, जितना भी कम होता चला जाए वो अच्छी चीज़ है। और आईडीएफसी के केस में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो लगातार जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव माना जाता है। उसके बाद आईडीएफसी का अभी मैं और भी डीपली एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर वीडियो से मैं थोड़ी भी जानकारी आपको दे पाया हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो आपको चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और चैनल पे ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाली जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनियों का एनालिसिस मैं करूँगा वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आपके समय के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।